सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय है आज के अंबेडकर संदेश का, हमारे सच्चे प्रतिनिधि संसद तथा राज्यसभा में होंगे तभी हमारे हित में वो लड़ सकेंगे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो बाबा साहब ने 28 अक्टूबर 1951 को भाषण दिया, और वो स्पीच चुनावी भाषण था। देश के अंदर आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव होने जा रहा था और उससे ठीक पहले ये चुनावी भाषण है बाबा साहब का। और उस समय आप राजनीति के स्तर को देखिए, कितना शानदार स्पीच बाबा साहब देते हैं। स्पीच ऐसा कि आपको ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि बाबा साहब की जो स्वयं की राजनीतिक पार्टी थी, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो पार्टी चुनावी घोषणा पत्र जारी करती थी या नहीं। अन्य पार्टियां तो चुनावी घोषणा पत्र जारी करती थीं, लेकिन क्या बाबा साहब की पार्टी भी अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनावी घोषणा पत्र जारी करती थी या नहीं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जब अंत तक आप बात करेंगे, सुनेंगे, तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें, कांग्रेस के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कई सारी जानकारियाँ, और इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलने वाली है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारा विशेष निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित ये हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर हम आपको बता दें 223 से लेकर 225 तक आज के अंबेडकर संदेश में बात करेंगे। 28 अक्टूबर 1951 के दिन लुधियाना में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये स्पीच हुआ। तो बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेज अगर चाहते तो वे जब तक यहाँ थे हमारी उन्नति के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया। अब वो ज़माना बीत गया, जब दूसरा ज़माना आ गया है। अब दूसरा ज़माना आ गया है, अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए, अन्य लोग अब सत्ता में हैं। इस बार अगर हम सतर्क नहीं हुए और आंखें बंद करके बैठे रहे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। आज तक आप लोग जो अत्याचार सहते आए हैं, सह रहे हैं, वह आपकी भावी पीढ़ी को सहना ना पड़े, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपको अभी से इस दिशा में कुछ करना होगा। पेड़ लगाने के कुछ समय बाद आपको फल मिलने लगते हैं। मैं आपके मन में ये बात डालना चाहता हूँ कि विधानसभा और संसद की आरक्षित जगह केवल 10 वर्षों के लिए ही हैं। सामान्य साथियों, पहले जब ये प्रावधान किया गया विधानसभा में संसद की जो आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया, तो वो मात्र 10 वर्षों के लिए किया गया था। तब बाबा साहब कहते हैं कि भारत में जब तक अस्पृश्यता है, यानी कि जब तक जातिवाद है, जब तक छुआछूत है, तब तक भी आरक्षित रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। आरक्षण कब तक रहना चाहिए, ये बाबा साहब की हार्दिक इच्छा आपने जानी। बाबा साहब चाहते थे, और आप महसूस कीजिए कि वर्तमान में क्या जातिवाद खत्म हो गया। और यदि जातिवाद खत्म हो गया तो आखिर आदिवासियों के ऊपर पेशाब क्यों किया जाता है। घड़ा छू लेने पर एक अबोध बालक की हत्या कर दी जाती है। न जाने कौन कौन घटनाएं आज हमारे देश के अंदर हो रही हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, रूप बदल सकता है, लेकिन आज भी जारी है। और इसलिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा यही थी कि जब तक छुआछूत जातिवाद देश के अंदर समाप्त नहीं हो जाता, तब तक विधानसभा, लोकसभा और जो राजनीतिक आरक्षण है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस के टिकट पर जो हमारे लोक संसद के सदस्य बने, उन्होंने भी मेरा विरोध किया। बाबा साहब ने जब ये प्रस्ताव रखा कि आरक्षण हमेशा के लिए रहना चाहिए, जब तक कि जातिवाद रहेगा इस देश के अंदर, छुआछूत रहेगा, तब उन साथियों ने जो हमारे समाज के थे, उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया। आप सोचिए उस बात को, क्योंकि वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। उच्च वर्णियों के बारे में क्या बोलें, बाबा साहब कहते हैं, जब हमारे लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं। कुछ भी ना मिलने के बजाय कुछ मिलना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस कॉन्सेप्ट पर बाबा साहब आगे बढ़ रहे थे। जब कुछ नहीं मिल रहा था तो वहाँ कुछ मिला, 10 साल के लिए मिला, वही काफ़ी है, ये सोचकर बाबा साहब आगे बढ़े। लेकिन आगे 10 साल के बाद इसे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे आप बढ़वा सकते हैं, उसका मूल मंत्र भी बाबा साहब ने यहाँ पे बता दिया है।
आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं यही सोचकर 10 सालों तक सीटों के आरक्षण के लिए मैंने सहमति जताई, अपने लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। ये आरक्षण केवल अगले 2 चुनाव तक लागू है और तब तक कांग्रेस जैसी पार्टियां आपके पास आएंगी और वोट मांगेंगी। इस प्रकार 10 सालों का ये समय निकल जाएगा और इस समय को बढ़ाने की मांग करने के लिए आपका कोई आदमी संसद में नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब क्या ये कांग्रेस वाले आकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ने की विनती आपसे करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। वे इतने मूर्ख नहीं हैं। वे आप लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज जो लोग कांग्रेस का टिकट पाने की इच्छा रखते हैं, उस कोशिश में लगे हैं, तब उनके मुंह पर ये कांग्रेस वाले थूकेंगे भी नहीं। इसीलिए आप सब लोग इस समस्या पर सोचें। सोचने के बाद ही तय करें कि किसे अपना वोट देना है। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि वोट के बदौलत ही आप तकदीर बदल सकते हो, इस देश की तस्वीर बदल सकते हो। किसी भी पक्ष के पास या तो सत्ता होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए आपके पास या तो सत्ता होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हमारे समाज के पास पैसा भी नहीं है और सत्ता भी नहीं है। हम उच्च वर्णियों की दया पर गाँवों में थोड़े थोड़े लोग रह रहे हैं। बनिया और मारवाड़ी भी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है। पैसों के बल पर भी जो चाहे खरीद सकते हैं। इसलिए अपने लिए कुछ करने का ये एक अच्छा मौका आपके पास है। आप अगर संगठित होंगे तो हित संबंधों की रक्षा के लिए आप अपना प्रतिनिधि विधानसभा या संसद में भेज सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा न करने से आपका विनाश होगा। इस झमेले से अपने समाज को बाहर निकालने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ध्वज के नीचे आपको संगठित होना होगा। सामान्य साथियों, हम एक बार और आपको बता दें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी थी और इसका चुनाव चिन्ह हाथी था। पिछले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हमने ये बताया था कि बाबा साहब ने हाथी चुनाव चिन्ह क्यों रखा था, उस बारे में भी बाबा साहब ने स्वयं बताया था। अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने के लिए हर एक्सप्रेस को फेडरेशन की मदद करनी होगी। कई पार्टियां आकर आपसे वोट की मांग करेंगी, लेकिन उनकी बातों में आकर गलत रास्ते पर निकल नहीं जाना है। कुछ दिनों पूर्व जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे। कहा जाता है कि 2-3 लाख लोग उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं नहीं जानता कि कितने लोग वहाँ थे। कल मैं जब जालंधर गया था तब वहाँ 2 लाख से अधिक भी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन हिंदू और कांग्रेसी अखबारों ने वहाँ अंदाजन केवल 35,000 लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसी खबरें छापी। सामान्य साथियों, आप सोचते होंगे कि वर्तमान में मीडिया आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मीडिया आपकी जानकारी, आपके कार्यक्रमों को सही तरीके से नहीं छापता है, अहमियत नहीं देता है। लेकिन ये आज का दौर नहीं है मेरे साथियों। जब बाबा साहब आंदोलन कर रहे थे, इस तरह का आप देख सकते हैं, बाबा साहब के साथ भी मीडिया वही व्यवहार कर रहा था जो वर्तमान में कर रहा। मीडिया ने अपने रूप को नहीं बदला है। वर्तमान में एक सहूलियत ये मिली है कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को आप रख पा रहे हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस की कोई भी परिषद हो तो श्रोता बहुत कम हो, तब भी वे यही छापेंगे कि सभा में बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। 5 होंगे तो 50 लिखेंगे, 50 होंगे तो 500 लिखेंगे, 500 होंगे तो 5000 लिखेंगे और 5000 को वे 5 लाख लिख कर छापेंगे। इन अखबारों के द्वारा झूठी जानकारी देने और झूठी आलोचना किए जाने को लेकर मुझे आश्चर्य महसूस नहीं होता। बाबा साहब कहते हैं ये अखबार कई सालों से मेरी आलोचना करते आए हैं, इसके बावजूद मेरा शारीरिक और मानसिक विकास ही हो रहा है। बहुत बड़े जमावड़े के सामने भाषण देना मुझे पसंद नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इन हिंदू लोगों से होने वाले अत्याचारों का सामना करने के लिए हमारे लोग संगठित हों। संगठित होने का आह्वान करते हैं। बाबा साहब कहते हैं मेरे विचार सुने, इतनी मेरी इच्छा है। फिर वे बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हों या छोटी संख्या में, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हर राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हर पक्ष ने आश्वासन दिए हैं कि अगर वे जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। समझ सकते हैं, यानी कि बाबा साहब का राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता था। ये आपने आज नई जानकारी प्राप्त की है। बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपना मोटा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि आम आदमी उससे समझ नहीं पाएगा तो उन्होंने उसमें बदलाव किए और उसे छोटा बनाया। दिनों दिन उनका घोषणा पत्र छोटे से छोटा होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र
कोई घोषणा पत्र ही नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बात सा कहते मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को मेरी चुनौती है कि सबसे अच्छा घोषणा पत्र चुनने के लिए वे एक कमेटी बनाए। हमारा घोषणा पत्र ही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में जनता को तरह तरह के आश्वासन दिए हैं। आश्वासन देना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष में उतारना, जमीन पर उतारना बहुत कठिन है। आप अगर एक बात का आश्वासन दे सकते हैं तो 100 बातों का भी दे सकेंगे। घोषणा पत्र केवल आश्वासनों की फेहरिस्त नहीं होना चाहिए। देश को जिन समस्याओं से सामना करना पड़ता है उन पर घोषणा पत्र में विचार किया जाना चाहिए और उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है इस बारे में भी विचार व्यक्त किए जाने चाहिए। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा? सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। से पहले आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, और साथ ही साथ आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।